जय श्री राम। दोस्तों, हमारी कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। आज की कहानी है बूढ़े सास ससुर का दर्द। सरस्वती जी सुबह जल्दी उठकर अपने और अपने पति के लिए अदरक इलायची वाली चाय बनाकर लाती है। रसोई में आई हुई खटर पटर की आवाज से बहू की आंख खुल गई और वो अपने पति प्रदीप से बोली, प्रदीप, तुमसे कितनी बार कहा है, सुबह सुबह कमरे का दरवाजा खुला मत छोड़ा करो। तुम्हारी माँ सुबह उठते ही रसोई में जाकर खटर पटर करना शुरू कर देती है। उनकी तो उम्र हो गई है, इसलिए उन्हें नींद नहीं आती। मगर प्रदीप, तुम तो जानते हो मुझे सुबह सुबह कितनी अच्छी नींद आती है, और तुम्हारी माँ खटर पटर की आवाज से सब बेकार कर देती है। इन्हें खुद तो कुछ काम धंधा है नहीं, फिर दिन भर घोड़े बेचकर सोती रहेंगी। बस अब तैयार होकर जल्दी से निकल जाएगी मंदिर के लिए, और यहाँ मैं पूरा दिन अकेले घर के कामों में लगी रहूंगी। इनका क्या है, बस सुबह उठो, चाय पियो बनाकर और मंदिर के लिए निकल जाओ, और मंदिर से आकर आराम से खाओ पियो और फिर सो जाओ। पर मेरे नसीब में कहाँ दिन में सोना, मुझे तो दिन भर घर के काम करने होते हैं। तभी प्रदीप बोला, प्रियंका, मुझे तो घर के काम समझ में नहीं आते। पता नहीं तुम्हारे पास कितना काम रहता है जो दिन भर घर के कामों में ही लगी रहती हो। अरे घर में दो दो तो काम वाली लगी हुई है। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े और साफ सफाई का काम तो काम वाली ही करती है। प्रियंका बोली, आपको तो बस काम वालियों का काम दिखता है। आपकी बीवी जो दिन भर घर के कामों में लगी रहती है, वो काम तो आपको दिखता ही नहीं। अरे पूरा दिन घर में रहकर देखो, घर के और भी बहुत सारे काम होते हैं। वैसे भी तुम्हारे बाबूजी तो दिन भर पलंग पर पड़े रहते हैं, और तुम्हारी माँ का घर में मन नहीं लगता, तो तुम उन दोनों को वृद्धाश्रम क्यों नहीं भेज देते हो? वो भी चैन से रहेंगे और हम भी यहाँ पर। प्रदीप बोला, क्या तुम भी थोड़े से काम के चक्कर में बस एक ही रट लगाए रखती हो? और वैसे भी तुम करती ही क्या हो? खाली किचन में जाकर रोटी सब्जी ही तो बनाती हो, उसमें भी सब्जी काटने और आटा लगाने जैसे काम तो माँ ही कर देती है। प्रियंका बोली, बस भी करो अब माँ पुराण सुनाना, अब सोने दो मुझे, गेट को बंद कर दो। सरस्वती जी बेटे और बहू की बातें सुन चुकी थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और अपने पति को चाय देकर मंदिर के लिए निकल गई। दूसरे दिन राम प्रसाद जी की दवाइयाँ खत्म हो गई थी, तो सब्जी काटते समय सरस्वती जी अपनी बहू से बोली, बहू, तुम्हारे बाबूजी की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, और कल रात को मेरा चश्मा भी टूट गया था, और बिना चश्मे के तुम तो जानती हो मुझे दिखने में कितनी तकलीफ होती है। प्रदीप से कह देना ऑफिस से आते समय दवाइयाँ ले आएगा, और कल मेरा चश्मा भी बनवा देगा। प्रियंका बोली, माँ जी, अभी प्रदीप ऑफिस के काम में थोड़े बिजी चल रहे हैं, और इस महीने खर्चे बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो अभी पैसों का बंदोबस्त नहीं है। आप थोड़ा सब्र कीजिए, अगले महीने बनवा देंगे। सरस्वती जी बोली, ठीक है बहू। शाम को प्रदीप ऑफिस से थोड़ा लेट ही आया था। उसने बाबूजी के कमरे में जाकर उनका हालचाल पूछा और खाना खाकर जल्दी ही सो गया था। रात के 2 बज चुके थे। राम प्रसाद जी को दवाइयाँ ना खाने की वजह से ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। दरअसल कुछ समय पहले ही राम प्रसाद जी को सीने में तेज दर्द होने की वजह से अस्पताल में एडमिट करना पड़ा था। डॉक्टर ने बताया इन्हें माइनर हार्ट अटैक आया था। अभी तो ये ठीक है, लेकिन उन्हें अच्छी देखरेख और समय पर दवाइयाँ देते रहना, और आज उनकी सारी दवाइयाँ खत्म हो चुकी थी। इसीलिए सरस्वती जी ने अपनी बहू से दवाई मंगवाने के लिए कहा था। अब राम प्रसाद जी को थोड़ी सी घबराहट और बेचैनी हो रही थी। उन्होंने सरस्वती जी से पानी मांगा, लेकिन कमरे में पानी खत्म हो गया था। इसलिए सरस्वती जी किचन में पानी लेने के लिए गई। रात के अंधेरे में उन्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके कारण स्लिप पर रखा हुआ कांच का जग उनके हाथ से गिरकर टूट गया, जिसकी आवाज सुनकर प्रियंका बाहर आई। जैसे ही उसने टूटा हुआ कांच का जग देखा, उसका तो गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो गुस्से में चिल्लाती हुई बोली, आपकी आंखें हैं या बटन, दिखाई नहीं देता? भगवान ने ये दो दो आंखें किस लिए दी हैं आपको? अरे मेरे मायके से आया हुआ इतना महंगा कांच का जग तोड़ दिया। कभी खुद के मायके से कोई चीज आई होगी, तभी तो उसकी कीमत पता चलेगी। अब इस जग की भरपाई कौन करेगा? तुम्हारा बीमार पड़ा हुआ पति जो ठीक से चल भी नहीं सकता? हे भगवान, अपने इन दोनों बुढ़े बुढ़िया को मेरे सर पर लाकर क्यों बिठा दिया? इतनी जोर से आई हुई आवाज को सुनकर प्रदीप बाहर निकल कर आया। वो बाहर आते ही बोला, अरे क्या हुआ प्रियंका, इतना क्यों चिल्ला रही हो? ये देखो, तुम्हारी माँ ने कितना महंगा मेरे मायके से आए हुए कांच के इस जार को तोड़ दिया। पता है मेरे पापा इसे अमेरिका से लाए थे
और तुम्हारी माँ ने मेरे पापा के लाए हुए तोहफे को तोड़ दिया। तभी प्रदीप ने कहा, प्रियंका, माँ ने ऐसे जानबूझकर नहीं तोड़ा होगा, गलती से टूट गया होगा। इसमें इतनी चिल्लाने की कौन सी बात है? और कांच की चीज तो अक्सर हाथ से छूटकर टूट ही जाती है। तुम इतनी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? प्रदीप ने अपनी माँ की तरफ देखा तो उनका पूरा शरीर पूरी तरह से कपकपा रहा था। माँ, आप इतनी रात में पानी लेने के लिए क्यों आई थी? क्या आपके कमरे में पानी खत्म हो गया था? इससे पहले सरस्वती जी कुछ कहती, प्रियंका खुद ही बोल पड़ी, हाँ और क्या, अपनी चीजों को तो होश रहता नहीं है, और मेरा नुकसान कर दिया। इतना कहकर गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर प्रदीप से फिर वही बात कहने लगी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है इन दोनों बुढ़े बुढ़िया को वृद्धाश्रम क्यों नहीं भेज देते हो, पर तुम हो कि उन्हें ढीठ की तरह मेरी छाती पर बिठाकर रख दिया है। अरे वृद्धाश्रम में क्या इंसान नहीं रहते? और इन दोनों को भी उनकी उम्र के लोग मिल जाएंगे तो उनका मन लगा रहेगा। मैं कौन सा अपने लिए सोच रही हूँ? अरे इन्हीं का भला सोचकर कह रही हूँ। अरे दिन भर दोनों कमरे में अकेले पड़े रहते हैं, वहां कम से कम अपनी उम्र के 4 लोगों से बातें करके अपना मन हल्का कर लिया करेंगे, पर तुम हो कि मेरी सुनते ही नहीं। प्रदीप बोला, प्रियंका, पापा का दिया हुआ सिर्फ एक जग टूटा है, बाकी सारी क्रॉकरी बाकी है। फिर भी तुम हर बार बीच में यही बात क्यों घुसा देती हो कि माँ बाबूजी को वृद्धाश्रम भेज दो? तुम्हें एक बार में कोई बात समझ में क्यों नहीं आती? बार बार तुम्हें एक ही बात को क्यों समझाना पड़ता है? अरे बचपन से ही माँ बाबूजी ने मेरे लिए ना जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं, और जब बाबूजी बीमार हैं और उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, और इस हालत में भी मैं अपनी माँ बाबूजी की सेवा ना कर सकूं, तो बेटा होने का फायदा ही क्या? प्रियंका बोली, तुम तो बस अपने माँ बाबूजी के ही गुण गाते रहो। प्रदीप बोला, क्यों ना गाऊं अपने माँ बाबूजी के गुण? आखिर उन्होंने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है? अरे पापा की जब नौकरी चली गई थी तो घर में एक एक दाने के लिए मोहताज हो गए थे। तब माँ ने सिलाई बुनाई कढ़ाई का काम किया करती थी। दोनों माँ बाबूजी खुद सूखी रोटी खाया करते थे, लेकिन मुझे अच्छा अच्छा खाना और एक अच्छे स्कूल में परवरिश दी। मुझे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। तुम्हें पता है, एक बार मैंने उनसे बाइक की डिमांड करी। अपने दोस्तों को बाइक चलाते हुए देखता था तो मुझे भी बाइक चलाने का बहुत मन करता था। फिर बाबूजी ने मुझे बाइक दिलाने की इच्छा पूरी करने के लिए खुद रिक्शा चलाना शुरू किया। पहले तो बाबूजी सिर्फ दिन में ही रिक्शा चलाया करते थे, तब उन्होंने रात में भी रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। न खाने का होश था, न पीने का। दिन रात मेहनत करके मेरे अगले जन्मदिन पर मुझे बाइक तोहफे में दी। अब तुम ही बताओ प्रियंका, जिन बाबूजी ने मेरे लिए दिन रात मेहनत की हो, ऐसे देवता समान अपने माँ बाबूजी को मैं ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? प्रदीप की बातों से कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा जैसे प्रियंका का दिल पत्थर की जगह मोम का हो गया है, लेकिन कुछ समय बाद ही फिर से उसका वही रट लगाना शुरू हो गया। इस वजह से प्रदीप बहुत ही परेशान रहता था कि वो प्रियंका को आखिर कैसे समझाए, कि तभी उसकी नज़र सामने आते हुए रमेश पर पड़ी, जो कि रिश्ते में उसका साला था। प्रदीप को दूर से देखते ही रमेश उसकी तरफ दौड़ कर आया और आते ही उसके गले से लग गया। रमेश और प्रदीप जीजा साले बाद में थे, पहले जिगरी दोस्त थे। दोनों एक दूसरे को अपनी हर बात बताया करते थे, लेकिन रमेश कुछ समय से शहर के बाहर गया हुआ था, इसी कारण दोनों की बातचीत नहीं हो पा रही थी। और जब आज इतने दिनों के बाद मिले तो दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों ने साथ में डिनर का प्लान बनाया और रमेश, उसकी पत्नी, दोनों प्रदीप के घर डिनर के लिए आने वाले थे। और इस बात से प्रियंका बहुत ही खुश थी कि वो इतने दिनों बाद अपने भैया भाभी से मिलेगी। प्रियंका ने अपनी सास से कहा, माँ जी, मेरे भैया और भाभी घर आ रहे हैं, तो आज जरा आप खाने पीने का देख लेना। सरस्वती जी के हाथ में खाने के तो सभी दीवाने थे। उनके हाथ के खाने में एक जादू था। वो जो भी बनाती थी, इतना स्वादिष्ट लगता था कि सब लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाते थे। और राम प्रसाद जी तो उनके खाने के दीवाने थे। जब भी उनके घर कोई रिश्तेदार आता था तो वो सरस्वती जी के हाथ के खाने की तारीफ किए बिना रह नहीं पाता था। सरस्वती जी किचन में जाकर धीरे धीरे लगभग सारा खाना बना ही दिया था। जैसे ही रमेश और उसकी पत्नी अंदर आए, उन्हें देखकर प्रियंका अपनी सास से बोली, माँ जी, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, और खुद बाहर उनसे मिलने के लिए चली गई। बेचारी सरस्वती जी अकेले ही उन्होंने पूरा खाना बना लिया था। बस केवल अब मूंग दाल के हलवे में शक्कर डालना रह गया था।
उन्होंने अपनी बहू प्रियंका से कहा, बहू, जरा शक्कर का डिब्बा उठाकर दे दो तो प्रियंका ने जल्दी जल्दी में शक्कर की जगह नमक का डिब्बा पकड़ाकर चली गई और जल्दी जल्दी खाना तैयार करने के चक्कर में उन्होंने बिना देखे ही शक्कर की जगह नमक हलवे में उड़ेल दिया। रमेश और उसकी पत्नी ने सरस्वती जी के आते ही पैर छुए और फिर बाबूजी से मिलने के लिए उनके कमरे में गए। उसके बाद अपनी बहन प्रियंका से मिले। तभी प्रदीप भी ऑफिस से घर आ गया था और सभी लोग बैठकर आपस में बातचीत करने लगे। सरस्वती जी महेश और उसकी पत्नी और बाकी के सबके लिए चाय लेकर आए और प्रियंका वहीं बैठी रही। ये सब रमेश और उसकी पत्नी देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो चुप रहना ही उस समय उन्होंने ठीक समझा। नाश्ता करने के बाद सब लोग वहीं बैठे बैठे हंसी ठिठोली कर रहे थे और सरस्वती जी किचन में बाकी का काम करने में लगी हुई थी। खाना पूरी तरह तैयार हो चुका था, बस गर्मागर्म रोटियां सेकना बाकी रह गया था। जब उन्होंने किचन में जाकर गर्मागर्म रोटियां सेकना शुरू कर दिया और अब सब लोगों को खाने के लिए बुलाया, सब लोग खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और गर्मागर्म स्वादिष्ट खाने का आनंद लेने लगे। पहला निवाला खाते ही रमेश बोला, अरे वाह प्रियंका, तुम तो बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाने लगी हो। इससे पहले कि सरस्वती जी कुछ कह पाती, प्रियंका बोली, भाई बस धीरे धीरे घर का काम करते करते सब सीख गई। सरस्वती जी चुपचाप बिना कुछ बोले बस खाना सबको बनाकर खिला रही थी। सब लोग अपनी उंगलियां चाट चाट कर खाना खा रहे थे। तभी प्रियंका ने सरस्वती जी से कहा, मम्मी जी, सब कुछ हो गया, अब मीठा तो ले आइए। भाभी को भी तो पता चले कि उनकी बहन कितना स्वादिष्ट मीठा बनाती है। तभी सरस्वती जी सबके लिए मूंग दाल का हलवा लेकर आई और जैसे ही सबने हलवा खाना शुरू किया तो तुरंत ही सबने हलवा थूकते हुए कहा, छी छी थू थू। ये सब देखकर प्रियंका थोड़ा घबरा गई और फिर उसने हलवे को चखा। हलवा चखते ही बहुत तेज चिल्लाकर बोली, मम्मी जी, ये क्या किया आपने? आपको जरा सा भी तमीज नहीं है? आपने चीनी के बदले हलवे में नमक डाल दिया। तभी रमेश आया और बोला, प्रियंका, लेकिन खाना तो तुमने बनाया था, फिर नमक आंटी जी से कैसे डला? तभी प्रियंका एकदम चुप हो गई और कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी सरस्वती जी हाथ जोड़ते हुए बोली, बेटा, मुझे माफ कर दो, गलती इसमें मेरी है। बहू ने कुछ नहीं किया, हलवा तो मैंने ही बनाया था और इसमें नमक भी मैंने ही डाला। रमेश सरस्वती जी के हाथों को पकड़ते हुए बोला, अरे आंटी जी, आप ऐसे कैसे बातें कर रही हो? मैं आपके बेटे के समान हूँ, आप मेरे आगे हाथ मत जोड़िए। कोई बात नहीं, ऐसी छोटी मोटी गलती तो किसी से भी हो जाती है। रमेश और उसकी पत्नी खाना खाकर चले गए, लेकिन प्रियंका ने इस बात को यहीं खत्म नहीं किया। वो उनके जाने के बाद अपनी सास के पीछे ही पड़ गई। वो सरस्वती जी को खरी खोटी सुनाने लगी। बहू की आवाज सुनकर राम प्रसाद जी भी कमरे से बाहर आ गए। तभी प्रियंका बोली, आप दोनों बुढ़े बुढ़िया की प्रॉब्लम क्या है? मुझे चैन से जीने दोगे या नहीं? आप दोनों से मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। तभी सरस्वती जी बोली, लेकिन बहू, शक्कर की जगह नमक का डिब्बा तुमने ही दिया था। अच्छा, तो अपना इल्जाम अब मुझ पर लगा रही हो। सब मानती हूं आप दोनों की चालाकी, दोनों को बस पड़े पड़े खाने के लिए चाहिए। जरा सा काम के लिए क्या बोल दो, आफत आ जाती है। अरे तो क्या घर में पड़े पड़े मुफ्त का ही खाते रहोगे? घर में रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा, वरना निकलो मेरे घर से, अपने इस बीमार पति को लेकर। सरस्वती जी हाथ जोड़कर बोली, बेटा, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं कहाँ जाऊंगी तेरे बीमार बाबूजी को लेकर? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दे, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी। तभी राम प्रसाद जी वहां खड़े खड़े अपनी बीमारी से लाचार होकर अपनी पत्नी का अपमान सहन कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनका खून खौल रहा था। आज तक उन्होंने अपनी पत्नी से खुद ऊंची आवाज तक में बात नहीं की थी और उनके आगे उनकी बहू उनकी पत्नी पर जोर जोर से चिल्ला रही थी। तभी बाहर से प्रदीप रमेश को छोड़कर अंदर आया और बोला, माँ, आपने ध्यान नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, लेकिन मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं आपके पास चश्मा नहीं है, तभी आप गलतियां कर रही हो। सुनो, मुझे अपना चश्मा दे दो, उसमें मैं एक डोरी बांध देता हूं जिससे आप इधर उधर रखकर नहीं भूलो। तभी राम प्रसाद जी बोले, बेटा, चश्मा होगा तो माँ पहनेगी। अब राम प्रसाद जी ने चुप रहना सही नहीं समझा और अपने बेटे को सब कुछ बता दिया। सच सच बेटा, पिछले 1 महीने से मेरी सारी दवाइयां खत्म हो गई हैं और तेरी माँ का चश्मा टूट गया है, इसलिए तेरी माँ से ये सारी गलतियां हो रही हैं। तभी प्रदीप बोला, बाबूजी,
आपने मुझे ये सब कुछ बताया क्यों नहीं? और आपकी दवाइयाँ खत्म हो चुकी है, डॉक्टर ने साफ-साफ कहा था आपको टाइम टू टाइम दवाइयाँ लेनी है और आप तो 1 महीने से दवाइयाँ नहीं ले रहे हो। अगर आपको कुछ हो जाता, तो मैं क्या करता? माँ, आपने भी नहीं बताया कि आपका चश्मा और बाबूजी की दवाइयाँ खत्म हो गई है। तभी सरस्वती जी बोली, बेटा मैंने बहू को बताया था, तो बहू ने कहा, अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है, जब टाइम होगा तब मंगा देगी। अब प्रदीप घूरकर प्रियंका की तरफ देखने लगा। प्रियंका ने शर्म से नजरें नीचे झुका ली। इस रोज-रोज की चिक-चिक से प्रदीप बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, पर अब किसी भी कीमत पर वो इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहता था। अगले ही दिन रमेश का फोन आया और उसने बातों ही बातों में पता लगा लिया कि वो कुछ परेशान है। उसने प्रदीप से पूछा, क्या बात है, परेशान क्यों हो? प्रदीप ने कहा, कुछ नहीं यार, बस रोज-रोज के ड्रामे से परेशान हो गया हूँ। तुम्हारी बहन है कि उसको समझा-समझा कर थक चुका हूँ, पर वो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है। तुम्हारी बहन जिद पकड़कर बैठ गई है कि माँ बाबूजी को वृद्धाश्रम छोड़ दूँ, और तुम तो जानते ही हो, बाबूजी की ऐसे हालत में मैं उन्हें कैसे छोड़ दूँ? और जिस माँ-बाप ने मेरे लिए इतना संघर्ष किया हो, उन माँ-बाप को आज जब मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो उन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? तभी रमेश और प्रदीप ने मिलकर प्रियंका को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाया। अगले ही दिन प्रदीप ने कहा, माँ बाबूजी, आप अपने कपड़े पैक कर लीजिए, मैं आपको आज एक नई जगह ले जाने वाला हूँ, जहाँ आपको बहुत सारे नए-नए दोस्त मिल जाएंगे, आप ही की उम्र के, और फिर आपको अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। और वहाँ जाने से बाबूजी की तबीयत में भी शायद सुधार आ जाए। यहाँ घर में रोज-रोज की चिक-चिक से तो आप दोनों वहाँ पर खुश रहेंगे। तभी सरस्वती जी ने अपने और रामप्रसाद जी के कपड़े पैक कर लिए और प्रदीप और प्रियंका के साथ दोनों चल दिए। आज प्रियंका बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि आज उसकी बरसों पुरानी मुराद पूरी होने जा रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी, चलो पिंड छूटेगा इन दोनों बुढ़े बुढ़िया से। अब मैं अकेले आराम से अपनी जिंदगी जीऊंगी। इनकी खटर-पटर की वजह से मैं चैन से सो भी नहीं पाती थी। अब कोई मेरी नींद खराब नहीं करने वाला होगा। खुशी के मारे प्रियंका के पैर जमीन पर टिक नहीं रहे थे। आखिर अपने सास-ससुर से छुटकारा पाने जो जा रही थी, आखिर उसने क्या-क्या जतन नहीं किया अपने सास-ससुर को वृद्धाश्रम भेजने के लिए। तब कहीं जाकर आज इन दोनों बुढ़े-बुढ़िया से मुझे छुटकारा मिल रहा था। अंदर ही अंदर खुशी के गुब्बारे फूट रहे थे। तभी गाड़ी एक वृद्धाश्रम पर जाकर रुकी। प्रदीप बोला, प्रियंका, डिग्गी में से माँ बाबूजी का बैग निकाल दो। तभी प्रियंका ने हंसते हुए प्रदीप से पूछा, प्रदीप, क्या हम लोग वृद्धाश्रम पहुंच गए? तभी प्रदीप ने उदास भरे मन से हाँ में सर हिलाते हुए इशारा कर दिया। प्रियंका खुशी-खुशी गाड़ी से बैग निकालने के लिए गई। तभी रामप्रसाद जी बोले, बेटा तुम रहने दो, हम अपना बैग खुद निकाल लेंगे। प्रियंका बोली, नहीं नहीं बाबूजी, आखिर मैं आपकी बहू हूँ, इतना फर्ज तो बनता है मेरा। आप रहने दीजिए, मैं बैग निकाल दूंगी और आपको अंदर तक भी छोड़कर आऊंगी। आज रामप्रसाद जी और सरस्वती जी को ऐसा लग रहा था, जैसे उनकी वर्षों की तपस्या पर किसी ने पानी फेर दिया हो। वो दोनों शायद समझ चुके थे कि उनका बेटा और बहू उन्हें यहाँ आश्रम छोड़ने के लिए आए हैं। उन्हें अपने बेटे से शायद ऐसी उम्मीद नहीं थी। आज शायद उन्होंने अपना बेटा खो दिया था और प्रियंका ने अपने पति को पा लिया था। जिस बेटे के लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया, आज वही बेटा उन्हें यहाँ अनाथों की तरह छोड़कर चला जाएगा। यही सोचकर दोनों पति पत्नी की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे के चेहरे की तरफ देख रहे थे। प्रियंका और प्रदीप अपने माँ बाबूजी को लेकर वृद्धाश्रम के अंदर पहुंचे। प्रियंका तो खुशी के मारे पागल हुए जा रही थी। वो अपने सास ससुर का सामान लेकर आगे आगे चल रही थी। जैसे ही वृद्धाश्रम में अंदर घुसी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने जो देखा, देखते ही उसके सर पर आसमान टूट पड़ा। जिस वृद्धाश्रम में वो अपने सास ससुर को छोड़ने के लिए आई थी, वहां उसकी माँ एक चारपाई पर बैठी थी और उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। उन्हें देखकर प्रियंका के हाथ में से बैग छूट गया और वो दौड़कर अपनी माँ के पास गई और जाते ही उनके गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? रोते रोते प्रियंका ने अपनी माँ से पूछा। तब माँ बोली, बेटा, हम जैसे बूढ़े लाचार माँ बाप का अब घर में क्या काम रह गया है?
जब तक हमारे बच्चों को लगता है कि उन्हें हमारी ज़रूरत है, तब तक वो हमें अपने पास रखते हैं और जिस दिन उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है, हमें अपने घर का फालतू सामान समझकर बाहर निकाल देते हैं। जैसे हम उनके माँ-बाप नहीं, कोई घर का कूड़ा-कचरा हों। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर प्रियंका बौखला उठी और वो बोली, "माँ, आप चिंता मत करो, मैं भैया से बात करूँगी।" उसने तभी अपने भैया-भाभी को फ़ोन करके वृद्धाश्रम बुलाया। वो रमेश के आते ही उस पर बरस पड़ी। प्रियंका ने रमेश से कहा, "कैसे बेटे हो तुम? थोड़ी सी भी आपको शर्म नहीं आई? अपनी बूढ़ी माँ को इस वृद्धाश्रम में छोड़ने से पहले एक बार तो सोचा होता। अरे जिन माँ बाप ने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, हमारे छोटे बड़े हर सपने पूरे किए, क्या उस माँ को आपके घर में थोड़ी सी जगह नहीं मिल सकती थी? अरे आपको इतनी ही तकलीफ थी तो मुझसे कह देते, मैं रख लेती अपने घर में। अरे मानती ही क्या थी तुमसे? सिर्फ 2 वक्त की रोटी, वो भी तुमसे ना दी गई। धिक्कार है तुम जैसे बेटे पर। अरे तुम्हारे खिलाफ मैं पुलिस में शिकायत लिखवाऊंगी कि माँ की जायदाद छीनकर तुमने उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। जब तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को जिंदगी भर सजा मिलेगी, तब पता चलेगा कि वृद्धाश्रम में रहने का दर्द क्या होता है। तभी रमेश की पत्नी बोली, हाँ दीदी, करो पुलिस को फोन और आने दो पुलिस को। हम क्या ये अकेले हैं जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए आए हैं? अरे तुम क्या यहाँ खाना बांटने के लिए आई हो? तुम भी तो यहाँ अपने बीमार ससुर और सास को छोड़ने के लिए आई हो। अरे हमारी माँ तो फिर भी ठीक है। तुम सोचो ऐसी हालत में, जब तुम्हारे ससुर जी को उनके बेटे की सबसे ज्यादा जरूरत है, तुम उन्हें यहाँ अनाथों की तरह छोड़ने के लिए चली आई। आने दो पुलिस को, देखते हैं सजा किसे मिलती है। अरे पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो, फिर किसी से कहना। खुद तो अपने सास ससुर का सम्मान नहीं कर सकती और हमसे कहती हो, आपकी माँ तो आपकी और आपके सास ससुर पराए। अरे ये कैसा न्याय है कि एक बेटे से उसके माँ बाप को आप दूर कर रही हो? अरे तुम्हारी बेचारी सास तो घर में सारा काम करवाती है, तुम्हारे संग में, फिर भी वो तुम्हारे ऊपर बोझ बन गई। और यहाँ तुम्हारी माँ क्या करती है? बस दिन भर किटी पार्टी, घूमना फिरना, मुझे उपदेश देती हो कि मुझे 2 वक्त की रोटी भी नहीं दी गई। अरे तुम बताओ, तुमने तो अपने बीमार ससुर को दवाइयाँ तक नहीं दी, अपनी अंधी सास का चश्मा तक नहीं बनवाया और मुझे ज्ञान बाँट रही हो। जल्दी बताइए, दीदी पुलिस को आप फ़ोन कर रही हैं या मैं फ़ोन करूँ? रमेश की पत्नी की बातों से प्रियंका को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। तभी रमेश बोला, मैं तुम्हारे जैसा निर्लज्ज नहीं हूँ, जो अपनी बूढ़ी माँ को यहाँ पर छोड़कर चला जाऊँ। मैं तो उन्हें अपने साथ अपने घर वापस ले जा रहा हूँ। लेकिन क्या तुम अपने सास ससुर को अपने साथ ले जाओगी? अरे अपनी माँ के लिए जितना दुख है, उतना थोड़ा सा भी अपने सास ससुर के लिए होता, तो शायद आज तुम्हें इन्हें यहाँ लेकर नहीं आना पड़ता। मैं तो जा रहा हूँ अपनी माँ को लेकर। तभी रमेश अपनी माँ को लेकर वहां से चलने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, हाँ, तुम अकेले नहीं हो जो अपनी माँ को अपने साथ रख सकते हो। मैं भी हूँ जो अपने सास ससुर को अपने माँ बाप की तरह ध्यान रख सकती हूँ। तभी उसने सरस्वती जी और राम प्रसाद जी के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगी। माँ बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं। अपनी इस बेटी को नादान समझकर माफ कर दीजिए। मुझे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो गया है। एक बार मुझे अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। आगे से मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मुझे समझ में आ गया है, जब कोई अपने माँ बाप को यहाँ पर छोड़ता है तो उसे कैसा लगता है। इसीलिए प्रदीप हमेशा आपके यहाँ छोड़ने के खिलाफ रहते थे। अब मुझे प्रदीप की तकलीफ समझ में आ रही है। प्रदीप, तुम भी मुझे माफ कर दो। ना जाने कितनी बार मैंने तुम्हें इन बातों को लेकर परेशान किया है। अपने माँ बाप को अपने से दूर करना कितना मुश्किल होता है, मैं आज जान चुकी हूँ। अब तीनों मुझे एक मौका दो। मैं एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। अगर आप लोगों ने मुझे माफ नहीं किया, तो शायद भगवान भी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। तभी सरस्वती जी ने अपनी बहू के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहू, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही हमारे लिए काफी है। और दोनों सास बहू एक दूसरे के गले मिलकर फूट फूट कर रोने लगीं, जैसे आज सास बहू नहीं माँ बेटी रो रही हों। सच में आज एक बहू बेटी बन गई थी। प्रियंका की आंखों में पछतावे के आंसू साफ साफ दिखाई दे रहे थे और प्रदीप ने भी उसे माफ कर दिया, क्योंकि प्रियंका को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था और वो सिर्फ प्रियंका को उसकी गलतियों का एहसास कराना चाहता था, इसलिए उसने ये सारा नाटक किया था। तभी प्रदीप ने कहा,
तुम्हें सबक सिखाने के लिए ये सारा नाटक हमें करना पड़ा। तुम्हारी माँ यहाँ रहने कभी नहीं आई थी और ना ही तुम्हारे भैया भाभी ने उन्हें छोड़ा है। ये सिर्फ एक नाटक था। तभी प्रियंका सवाल भरी नजरों से रमेश और उसकी पत्नी की तरफ देख रही थी। तभी रमेश बोला, अरे बेवकूफ, माँ को अभी थोड़ी देर पहले ही हम यहाँ लेकर आए हैं। तभी सब लोग जोर जोर से हंसने लगे और प्रियंका की आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे थे। प्रियंका और प्रदीप अपने माँ बाबूजी को लेकर अपने वापस घर चले गए और प्रियंका बेटी बनकर अपने सास ससुर की सेवा करने लगी और खुशी खुशी उनका परिवार एक साथ मिलजुल कर रहने लगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या अपनी पत्नी को सबक सिखाने के लिए प्रदीप ने जो किया वो सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।